चलो भाई शुरू किया जाए क्या? है लेके भोलेनाथ का नाम। जय शिव शंभू। पिछली क्लास में हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति को पूरा कंप्लीट किया। आज हम लोग एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है ना। और एक नए चीज के बारे में आज तुम पढ़ोगे। सुनो, एकदम शांति से सुनना है, सिर्फ मजा आ जाएगा आज तुम सबको। क्या आ जाएगा आज? हाँ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो ना सभी? हाँ, किताब कॉपी बंद कर दो भी फिलहाल, कलम डाल के उसमें जब बोलूंगा तब खोलना। देह तन के, खोपड़ी बढ़िया से एकदम खोल के, आंख कान नाक बढ़िया से खुला हुआ होना चाहिए और सुनना है सिर्फ लेक्चर को बढ़िया से, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। गणित का 8वां अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति शब्द तुम्हारे लिए नया है, बिल्कुल क्लास 10th के लिए क्या ये नया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा त्रिकोणमिति का परिचय। सिर्फ यहां पर तुमको परिचय मिलेगा, बेसिक बातें मिलेगा, बेसिक कैलकुलेशन मिलेगा, समझे। इसके बारे में हम विस्तार से और भी गहन अध्ययन और भी ज्यादा जटिल जटिल चीजों को हम लोग जानेंगे। 11वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, वहां पर मिलेगा सीखने के लिए। उसके बाद भविष्य में अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाओगे तो फिर वहां पर भी इसके बारे में पढ़ोगे, तब बनोगे, वहां पर इंजीनियर बन के आओगे, तब उसका उपयोग करके अपना काम निपटाओगे। तो पहले हेडिंग डाल लेता हूं। हेडिंग है क्या अपना? त्रिगोनोमेट्री, समझिएगा। त्रिकोणमिति, सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा है कि मैं इसको पढ़ूं क्यों? क्यों पढ़े मैं इसको? मुझे क्या काम है इसका पढ़ के? क्या मिलने वाला मुझे पढ़ के इसका? मैं नहीं पढ़ूंगा, कह सकते हो तुम सब। या तो तुमका नए सवाल आया होगा मन में बात, इसीलिए क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि भाई अध्याय है हमारा गणित का, हमें तो पढ़ना पड़ेगा ही, पड़ेगा ही ना पढ़ना, ठीक। हम लोगों का गणित इस तरह से डिजाइन है कि उसको पढ़ के हम इंजीनियर बनेंगे, भौतिकी पढ़ के हम इंजीनियर बनेंगे। गणित फिजिक्स दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, गणित और भौतिकी दोनों भाई एक दूसरे का, दोनों सहोदर भाई हैं। गणित बड़का भैया और फिजिक्स हो गया उसका छोटा भाई, समझे, दोनों भाई। और ये दोनों मिल करके तुम्हें क्या बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। तो हम लोगों का गणित का मॉडल ही ऐसा है कि इंजीनियर तैयार हो इससे। तो सवाल ये है कि मैं इसको क्यों पढ़ूं, ठीक है। मैं तुमसे पहले एक सवाल करता हूं, कभी को तुम मीनार देखने गए हो? नहीं गए देखने? चलो नहीं गया। अपने गांव में खेत में टावर लगा हुआ है टावर लगा हुआ? बिल्कुल लगा हुआ है टावर। अगर मान लो तू टावर के सामने खड़ा है और तू सोच रहा है कि इस टावर की ऊंचाई बिना मापे हम कैसे ज्ञात करेंगे? कभी सोचा कि टावर कितना ऊंचा है बिना मापे कभी ज्ञात कर पाओगे? बोलो, कर पाओगे ज्ञात? नहीं कर पाएंगे बिना मापे। लेकिन त्रिकोणमिति कहता है कि तू करेगा। मैं बताऊंगा तू कैसे करेगा, समझे बात को। उसके बाद मान लो घर में तू बहुत बड़ा बिल्डिंग पर खड़ा बैठा हुआ है, बालकनी खिड़की बालकनी तू होला कराए कर, समझे। बाहर झांका, तू देख रहा है कि सामने में कोई वस्तु रखा एकदम नीचा में और तू उसको देख रहा है, ठीक है। तो वो वस्तु तुम्हारे आंख से कितना दूर है, समझे। क्या उसकी दूरी तुम्हारे आंख से बिना मापे बता सकते हैं क्या? बिना फिता लगाए मापे बता सकते हैं क्या? सिंपली कहोगे नहीं बता सकते सर। या फिर
तुम्हारे पूरे घर का बिल्डिंग जिस पर तू बैठा हुआ है, क्या बिना मापे बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। लेकिन त्रिकोणमिति कहता है कि भाई इस काम को मैं आसान कर दूंगा। समझे? बोलो। मान लो कि बहुत नदी चौड़ा है, चौड़ा नदी है, और नदी के किनारे तुम्हारा घर है, ठीक है? और ऊपर से तू झांक रहा है छत पर से किनारे कोई सा, उस साइड में कुछ रखा हुआ है, या मान लो जहाज उस साइड, उसको तू देख रहा है, तो क्या उस स्थिति में हम नदी की चौड़ाई बता सकते हैं क्या बिना मापे? बिना मापे, बिना मापे मतलब क्या? बिना फीता मापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंची टेप, फीता मापने का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा कर पाएंगे हम बिना मापे? नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो तो छोड़ो, अपने पृथ्वी से लेकर के ये, हाँ, पृथ्वी से लेकर के सूर्य की दूरी क्या बिना मापे ज्ञात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते क्या? वो छोड़ो, उसके बाद बात करता हूं, पुल देखा तुम लोगों ने? पुल, बड़े बड़े पुल जो होता है, जो बनता है पुल, वो पुल उसका देखा होगा, उसका पुल का पाया बहुत सीधा खड़ा रहता है, बहुत मोटा मोटा होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, और एक छोर से दूसरे छोर पुल होता है। समझे? तो पुल में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माप ऐसा होता है जहां हमें बिना मापे ज्ञात करना पड़ता है। समझे? कभी कभी रोड में भी, सड़क में भी ये काम करना पड़ता है इंजीनियर्स को। तो इन सब काम जो मैंने बोला, इतना जो बात मैंने उदाहरण दिया तुम्हारे सामने, इन सब का जवाब कहां मिलेगा? कहां मिलेगा भाई? त्रिकोणमिति पर मिलेगा हमें। तो सोचो, क्या त्रिकोणमिति हमें नहीं पढ़ना चाहिए? सोचो मन में, अब आप पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब तुम कहोगे सर भविष्य में हम इंजीनियर बनेंगे तब ये काम हमारे लिए आएगा। हाँ बिल्कुल, अगर तू इंजीनियर बनेगा तो ये तुम्हारे काम का होगा। अगर तू इंजीनियर नहीं बनेगा तो तुम्हारे काम का नहीं होगा ये कुछ। तो बस अभी जो पढ़ोगे वो सिर्फ तुम्हें बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए काम आएगा। सही बोला गलत बोला? अभी जो हम पढ़ेंगे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में हमें नंबर अच्छा चाहिए, या प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन होता है, बस उसका नंबर पा करके हमें नौकरी चाहिए, बस इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं। इंजीनियर बना तो वहां पर साइन थीटा कॉस थीटा काम आएगा, जिसकी चर्चा मैं भी करूंगा, लेकिन अभी कोई काम करे तुम्हारे जीवन में। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल तुम तो क्लास 10th में हो, तो तुम्हारा क्या सोचना बनता है कि सर हमारे गणित में ये है दिया हुआ, और एग्जाम में अच्छा खासा इसका वेटेज है, समझे ना? छोटा मोटा नहीं, कम से कम 20 नंबर पूछेगा, समझा ना? कम से कम कितना नंबर? 20 मार्क्स आने वाला इससे। और अब तो एग्जाम वाला कि 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, बनाना तो 21 नंबर का होता है, तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज बढ़ जाता है वहां पर आरो। समझे? तो ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ना, अच्छा नंबर दिलाने वाला अध्याय तुम्हारे लिए क्लास 10th के अनुसार। फिर आगे 11वीं 12वीं में भी तुम पढ़ोगे तो वहां पर भी काम आने वाला है। समझे? इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाओगे तो काम आएगा ही। जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जा पाया, जनरल कंपटीशन की तैयारी करके, उसको बस वहां पे क्वेश्चन पूछेगा, उससे तू हल करके नौकरी पाएगा, बस हो गया। जिस दिन नौकरी खत्म, बड़ा बिस्तर समझो, रख किताब ने, आप चुपचाप खेबे कमेबे जीवे, हो गया त्रिकोणमिति काम खत्म। समझ में आया बात? तो चलिए शुरुआत किया जाए। अभी तो मैंने सिर्फ इसका कहानी बताई कि हमको क्यों जरूरी है इसका। फिलहाल तुम तो 10वां हो, तुम्हारे लिए जरूरी यही है कि तुम 20 नंबर की तैयारी करो जबरदस्त। क्या करो? 20 नंबर का तैयारी, क्योंकि इससे तुम्हें एग्जाम में 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। और जब पहले एग्जाम में 100 नंबर ही देता था और 100 में 100 ही बनाना होता, तब की बात बोल रहा हूं मैं, 20 नंबर। अभी 200 नंबर का एग्जाम होता है तुम्हारा, अब बनाना कितना होता है? 100। सोचो, 200 में 100 बनाना, तो इसका नंबर 20 का दुगुना हो जाएगा कम से कम, वहां पर हमको लगता है 40।
यानी कि कहा जाए तो 40 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है। अगर यह अध्याय तुम्हारा कंठस्थ रहेगा, ठोस रहेगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आराम से 40 में 40 उठा सकता है। ला सकता है कि नहीं? समझे? हाँ। और गांव के बहुत सारे शिक्षक का सबसे प्यारा चैप्टर यही है। सभी शिक्षकों का, अधिकतर शिक्षकों का प्यारा चैप्टर यही है। पढ़ाना शुरुआत करेगा गणित 10वां तो यही शुरू करेगा वो। क्यों? क्योंकि उन्हें त्रिकोणमिति पढ़ा। गांव के जितना पुछला टीचर पहले थे, वो उनको बस यही सब क्लियर था अच्छा से, तो वो अच्छा से पढ़ाता था, तो बाकी सब स्टूडेंट जो है, पढ़ाने वाला टीचर, वो सब यही पढ़ के शुरुआत किया, तो उसको यही समझ ज्यादा आता है, तो वो यही शुरू करता है। वो सब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी किया नहीं है, उसको क्या पता चैप्टर का आगे क्या कहा, कोई वो सब नहीं पढ़ा कुछ, बस 10वां पढ़ा, पढ़ना शुरू कर दिया, इंटर कैनोवा किया, हो गया कम से कम, और वही सब उसको मजा आ रहा है पढ़ेगा। तुम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके बारे में भाप लिया होगा, कहीं ना कहीं इसका भाप तुम लोगों को लग चुका होगा, इसके भाप से तुम लोगों का मुंह झरका हुआ होगा, हमको पता है। तो हम अब उसको क्या करेंगे, क्रीम लगा करके उस घाव को खत्म करेंगे, ठीक है ना? गारंटी लेता हूं। त्रिकोणमिति तुमने पढ़ा होगा ना इधर उधर कहीं भी, कुछ ना कुछ स्कूल में भी पढ़ाया होगा, उससे बेहतरीन ना लगाना तो फिर कहना। सबसे प्यारा चैप्टर मेरा भी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता हूं पहले सबसे से, मैं उस तरह से क्लास को शुरुआत करता हूं तुम्हारा जो तुम्हारे लिए आसान हो। मैं क्लास 9th को जहां खत्म करता हूं, उसी रास्ते में क्लास 10th में प्रवेश करता हूं। याद होगा तुम लोगों को, ये थे ना प्रवेश। तब हम भी चाहते थे हम भी शुरू करते सबके तरह, लेकिन हम सबके तरह नहीं है, हम सबसे अलग है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत किया जाए त्रिकोणमिति के बारे में। आखिरकार हमको इसमें करना क्या है? तुम लोगों को क्लास 9th में याद होगा, इससे पहले के क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा त्रिभुजों के बारे में, याद आया? हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था ना, त्रिभुज के गुण पढ़ा था, त्रिभुजों के बारे में प्रकार पढ़ा था, त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर अलग प्रकार के, कोण के आधार पर अलग प्रकार के। तो तुम्हें याद होगा कि कोण के आधार पर हमने एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, याद आया? किसके बारे में पढ़ा था? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। क्या समकोण त्रिभुज का कैरेक्टर तुम लोगों को पता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको बोलते हैं, सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे इससे पहले भी जस्ट कुछ दिन हम पहले ही त्रिभुज वाला चैप्टर पाइथागोरस पर में पढ़े थे ना, वहां पर भी तो मैंने इसके बारे में बातें किया था। समकोण त्रिभुज पता है सबको? है नहीं पता है? मैं एक बार ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं समकोण त्रिभुज होता क्या है। अब तुम कहोगे सर समकोण त्रिभुज आपने स्पेशल क्यों लिया? हाँ भाई, त्रिकोणमिति में स्पेशली हमको समकोण त्रिभुज की जैसा ही आकृति पर हमको बात करना है, बस। क्यों? तुमको ऐसा क्यों? अरे हमारे भौतिक जीवन में, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज के जैसा आकृति बहुत दिखता है। मैंने इससे पहले भी तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स दिया त्रिकोणमिति क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें मैं बता रहा था कि जब हम मीनार को देखेंगे या टावर को देखेंगे, तो मीनार जमीन से जब खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा ना, पूरा स्ट्रेट, पूरा एकदम लंबवत खड़ा रहता है। यानी कि बहुत सारे वस्तु ऐसा होता है जो लंबवत खड़ा होता है, एकदम सीधा। सोचो, जब कोई चीज लंबवत खड़ा होगा किस तरह से खड़ा होगा, और उसका जमीन से जुड़ा कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा? होगा ना, जमीन से जुड़ा होगा। स्वाभाविक है जब एक रेखा दूसरी रेखा पर खड़ा होगा तो वहां पर लंब बनेगा, लंबवत होगा वो, और लंबवत होगा तो क्लियर है यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनने वाला है, 90 डिग्री कोण बनने वाला है। और कभी कभी हमको जरूरी पड़ जाता है कि इसको भी मिलाना पड़ जाता है, और जब इसको मिलाना पड़ जाता है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? पड़ेगा समकोण त्रिभुज। इसीलिए हमको त्रिकोणमिति में विशेष रूप से किस पे ध्यान करना पड़ता है? समकोण त्रिभुज पर। आया समझ में? सबसे पहला सवाल यही कि त्रिकोणमिति में किस तरह के त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा? समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा समकोण त्रिभुज का अध्ययन? बताओ जरा, क्यों किया जाएगा? अभी बताया ना मैंने, क्योंकि बहुत सारे भौतिक आकृति हमारे जीवन का, हमारे दैनिक जीवन का बहुत सारे आकृति ऐसा दिखने के लिए मिलता है जो समकोण त्रिभुज के जैसा दिखता है, और ये हमारे काम का बहुत ज्यादा है। घर में भी देखना जरा, घर के भी देखोगे कहीं ना कहीं तो तुम्हें समकोण नजर आ रहा होगा हमेशा।
घर बनाने में, पुल बनाने में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में इस तरह का आकृति का हमेशा कहीं कहीं में उपयोग होता ही है। जरा घर में तुम अभी बेडरूम में बैठा हुआ है तो जरा देखो कहां कहां पर तुम्हें इस तरह का आकृति दिख रहा है। दिख रहा है? दो पिलर के बीच क्या समकोण बन रहा है? सोचो तो, बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। और जिस बेंच पर बैठे हुए हो, क्या उस बेंच के कोना से नहीं बन रहा है क्या? देखो तो, बन रहा है ना? बिल्कुल बन रहा है, सब जगह बन रहा होगा। यानी कि ये आकृति हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक बन जाता है कि इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसीलिए त्रिकोणमिति में स्पेशली हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। ओके, समझ में आ रही बातें? सुना ध्यान सब। तो आइए हम समकोण त्रिभुज की चर्चा एक बार कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में तुम्हें पता है कि एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर लंबवत खड़ा रहता है। जब ये रेखा इस पर खड़ा है तो ये रेखा इस पर भी खड़ा है, यानी ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? लंबवत होता है। बात समझ में आ गई थी ना? दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है और ये जब मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्लियर है कि एक कोण 90 डिग्री होगा। समकोण का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। समकोण बोले तो सीधे 90। समकोण त्रिभुज में क्लियर है एक कोण 90 होगा, बाकी के दो कोण, बाकी के ये दोनों कोण जोड़ के 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोण का योगफल 180 होता है। 180 में से 90 ये है, अब बाकी जो 90 बचा ये दोनों मिला करके 90 होगा। अब कितना के मन में आ गया होगा फट से ना कि सर जी 45-45 होगा। हो भी सकता है 45-45, 45-45 नहीं भी हो सकता है। कब होगा 45-45, कब नहीं होगा वो भी मैं बात बताऊंगा, ठीक है ना? तो ये दोनों मिल करके क्या होगा? 90 डिग्री। इन दोनों कोण को मिलाकर क्या होगा? चला 90 डिग्री होगा। इसको बोल दिया हमने समकोण। तो जरा सोचो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? न्यून कोण बोलोगे, सही बोले। इसको हम समकोण बोले हैं, तो बाकी ये दो कोण क्या होने वाला है? अपना न्यून कोण होने वाला। इस कोण का नाम है समकोण। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इसका नाम है समकोण। और इन दोनों कोण का नाम क्या पड़ा? इन दोनों का नाम पड़ा न्यून कोण, ठीक है? इसका नाम क्या पड़ा? न्यून कोण। कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज में ये दो कोण क्या होता है? न्यून कोण। और ये कोण क्या होता है? समकोण। एक तो 90 फिक्स है, बाकी की ये दोनों 90 होगा जोड़ करके। अब 90 होगा तो हो सकता है कभी ये 60 हो तो कभी 30 हो, ये कभी ये 40 हो तो कभी ये 50 हो सकता है ना? इस तरह से होगा, या कभी कभी दोनों बराबर होगा। क्लियर बात? अगर ये 70 होगा तो 20 होगा, ये 20 होगा तो 70 होगा, इस तरह से हो सकता है। कोई दिक्कत समकोण त्रिभुज समझने में? हाँ, अब आइए इसकी भुजा की बात करते हैं। अब इसकी भुजा में जरा गौर करना। ये भुजा अगर तुम इसको इस तरह से खड़ा देखोगे तो लगेगा जमीन से जुड़ा हुआ, लगेगा नहीं है? अगर मैं इसको जमीन पे खड़ा कर दूं, ये जमीन पर टिकेगा ना? जमीन पर टिकेगा। तो जो ये जमीन पर टिक रहा है, जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, सामान्यतः उसको आधार कहा जाता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसको सामान्यतः क्या बोला जाता है? आधार, बेस। आधार बोले तो बेस, इसको बोलते हैं आधार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? बेस, ठीक है? बेस बोलते हैं। संक्षेप में हमें इस्तेमाल करेंगे तो बी लेंगे संक्षेप में। ये जमीन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? आधार। और ये जमीन पे खड़ा होगा तो इसका नाम पड़ेगा लंबवत, यानी लंबवत। क्या पड़ेगा इसका? लंबवत, यानी या इसको लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? लंब, ठीक है? और लंब बोलो अंग्रेजी में से हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है? परपेंडिकुलर। उसके बाद ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार। कोई दिक्कत? अब तुम कह सकते हो कि सर ये आधार है ये लंब है, क्या ये दोनों अलग अलग हो सकता है क्या? सोचो, हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। इस त्रिभुज का उल्टा करके खड़ा कर दो, जमीन पर उल्टा करके इधर से खड़ा कर दो। जब इधर से खड़ा करोगे ये जमीन पर जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा। ये खड़ा होगा कि लंब ले लगा, रोक, क्या ले लगा? रोक, लंब। और ये जमीन पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आधार। तो कुल मिला के बात यह है कि लंब और आधार ये दोनों चेंज हो जाता है, ये बदल जाता है। लंब और आधार क्या होता है? बदल जाता है। समझे? क्यों बदल जाता है? पता चला ना? हाँ, क्यों बदल जाता है?
बिल्कुल, अगर मैं इसको घोल्टा करके खड़ा कर दूं नीचे जमीन पर तो ये बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उसको साइड करके पढ़ाई कर चुपचाप। सीख रहा हूं मैं एकदम बेस से बता रहा हूं, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मजाल नहीं है कि त्रिकोणमिति के शब्द पढ़ने के बाद तुमसे एक भी सवाल छोटा छोटा जो होता है वो तुम्हें कोई पूछ ले तो बता ना पाओ, ये हो नहीं सकता। समझे? एकदम ध्यान समझना। लंब और धार क्यों बदलेगा पता चल गया। अब देखोगे इसके सामने जो ये भुजा है तुम्हें पता है पहले से भी, इसका नाम क्या है? कर्ण। इसका नाम है कर्ण, ठीक है। कर्ण का नाम क्या होता है अंग्रेजी में? हाइपोटेनस, TEN। अरे अंग्रेजी उल्टा पुल्टा हो सकता है, देख लेना अपना। मैं सिर्फ हमको संक्षेप में, हमको बी चाहिए, पी चाहिए, एच चाहिए, बस हमको संक्षेप चाहिए। अंग्रेजी मीडियम वाला जाने क्या होगा, हमको क्या पता। चलिए पी ले लिया, ये पी हो गया, ये एच हो गया, ये क्या हो गया अपना? बी हो गया। ये कर्ण हो गया, कर्ण। ये सबसे लंबी भुजा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे लंबी भुजा। बाकी के दोनों ये दोनों भुजा इससे तो छोटा होता है, ये क्लियर है। कर्ण से ये दोनों भुजा क्या होते हैं? छोटा होते हैं। समझ में आ गया बात? लेकिन ये दोनों में कौन छोटा होगा ये पता नहीं। इसमें हम किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। लंब और आधार में से आप किसी को भी छोटा किसी को भी बड़ा ले सकते हो, इसमें कोई फिक्स नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ, ये दोनों कभी कभी बराबर भी होता है। लंब और आधार कभी कभी बराबर भी होता है, और दोनों बड़ा छोटा कौन होगा ये फिक्स नहीं है। कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। समझ में आया? लेकिन ये भस्मासुर कर्ण ये सबसे बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा होता है कर्ण, सबसे बाहुबली। महाभारत में सबसे बड़ा बाहुबली कौन थे? कर्ण थे। पता है तुम्हें बात? कर्ण सबसे बाहुबली था। उसको हराने के लिए सबको पता था उससे कोई नहीं हारेगा। कृष्ण जी को भी पता था कि कर्ण से कोई नहीं हार सकता है। तो कर्ण को हराने के लिए कृष्ण जी ने चाल चले, समझे? बहुत चाल चला। इस चाल की कहानी तुम पढ़ोगे संस्कृत में, किस तरह से उसका कवच कुंडल सब कुछ छीन लिया गया धोखे से, तब कर्ण का वध हुआ। अन्य तो किसी की मजाल क्या था महाभारत में कर्ण को हरा दे, नहीं हरा सकता है। तो ध्यान रखना इतना कि कर्ण क्या था? सबसे शक्तिशाली, कर्ण सबसे बड़ा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। ये तो ये तरीका वन मैट्रिक बता दे तुम्हें याद रखने की, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। क्यों कर्ण बड़ा होगा भाई? क्यों कर्ण बड़ा होगा? सवाल है ना। कर्ण ही क्यों बड़ा होगा? जरूरी है कर्ण बड़ा होना? हाँ भाई, कर्ण ही बड़ा होगा। क्यों? मैं बता चुका हूं क्लास 9th में कि जो कोण बड़ा होता है, ध्यान समझना, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने एक भुजा भी बड़ा होता है। याद है? याद आया होगा, तुम्हें बता चुका हूं। 9th में मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जो भुजा, या कोई भी त्रिभुज ले लो, किसी भी त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है उसके सामने भुजा भी बड़ा होता है। जो कोण बड़ा उसके सामने भुजवा बड़ा, जो कोण बड़ा उसके सामने भुजवा बड़ा। जरा देखो, ये मान लो कि 70 डिग्री है, ये मान लो कितना 60 डिग्री है, ये मान लो 50 डिग्री है, ठीक है। अब बताना जरा मुझे किसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 70 डिग्री। तो इसके सामने भुजा बड़ा होगा, क्लियर है। इसका नाम देता हूं ABC। बताओ कौन भुजा बड़ा होगा? BC भुजा बड़ा होगा, क्योंकि इसके सामने का कोण बड़ा है। ये प्रमेय है, ये नियम है जो हम 9 में पढ़ा, समझे? तो कर्ण मतलब ये सबसे बड़ा भुजा हो गया। अब बताना 70 के बाद कौन बड़ा है? 60 बड़ा है। तो इसके बाद कौन भुजा बड़ा होगा? AC बड़ा होगा। और सबसे बड़ा BC होगा। उसके बाद कौन बड़ा होगा? समझ में आए बात? इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में भाई ये कोण तो सबसे बड़ा होता है। जब ये कोण सबसे बड़ा है तो क्लियर है इसके सामने का भुजा भी बड़ा होगा, अर्थात कर्ण सबसे बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है अब तो बता दोगे, बता दोगे ना? कर्ण इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसके सामने का कोण सबसे बड़ा है। और इसका उल्टा भी सत्य था, इसका प्रमेय उल्टा भी सत्य था कि जो सबसे भुजा बड़ा होगा उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। ये सब बात 9th में पढ़ा हुआ चीज है, समझे? आप समझ में आया कि कर्ण क्यों होता है सबसे बड़ा? ये दोनों तो बदल जाएगा पर ये नहीं बदलेगा, ये अपने जगह पर स्थायी रहेगा। उम्मीद है समकोण त्रिभुज की इतनी बेसिक बातें तुमको पता
चल गया होगा, याद आ गया होगा सब बात। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही जानो। समकोण त्रिभुज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो परिभाषा लिख लीजिए। अभी मैं त्रिकोणमिति शुरू नहीं किया हूं, अभी हम सिर्फ क्या कर रहा हूं, हाँ अभी सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं, इसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर वापस आऊंगा इस पर। मैं इसके बारे में कुछ बोला ही कहां, बस अभी शुरुआती हुआ। त्रिकोणमिति लिखिए, समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिखिए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, इसी को क्या शब्द बोलते हैं हम? समकोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या नाम दिया गया? उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? चला, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए समझ जाए। अभी बताया मैंने, समकोण त्रिभुज में भुजा का नाम कौन सी होता है? वो तो लिखा हुआ सबके पास, उसको लिखाने की जरूरत नहीं है। कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लिख लो। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। बात क्लियर है सबको इतना? हाँ, सोचिए। लंब और आधार, लंब और आधार दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, अथवा दोनों बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। बात क्लियर सबको? बराबर भी हो सकता है, लिखा ये, लंब और आधार दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, अथवा दोनों बराबर भी हो सकता है। अभी मैंने तुमको एग्जांपल समझाया था, जरा देखो यहां पर, ये 90 डिग्री है ना, मान लो ये 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तभी तुम बता दोगे आराम से। बताओ, लंब बड़ा, आधार, लंब और आधार में कौन बड़ा होगा? आधार बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? हाँ बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इसके सामने कौन बड़ा है। इस स्थिति में लंब और आधार में आधार बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। और यही चीज उलट जाए, तब यही चीज उलट जाए, यहां पर 60 आ जाए, अब यार यहाँ पे 30 आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए? 60 आ जाए। अब बताओ कौन बड़ा होगा? अब आराम से कहोगे सर लंब बड़ा होगा तो उसके सामने का कौन बड़ा है। अभी आधार छोटा है क्योंकि उसके सामने का कौन छोटा है। तो पता चला ना, लंब और आधार कब बड़ा कब छोटा होगा तो उसके सामने के कौन पर निर्भर है। तो कौन में से कौन बड़ा छोटा होगा, वो बड़ा छोटा पता चल जाएगा आपको। बात क्लियर है? हाँ, तब बात यह तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा। क्या क्या क्लिक करेगा कि ये बराबर कब होगा? बताओ। हाँ, जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सोचो, जब ये 45 हो जाए, अभी 45 डिग्री हो जाए, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा।
जब दोनों कोण बराबर तो स्वाभाविक है लंब और आधार भी बराबर। समझ में आया? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लंब और आधार बराबर तभी होंगे, बराबर तभी होंगे जब उनके सामने का कोण बराबर हो। ठीक है, इसका उल्टा भी लिख सकते हो क्या? जब कोण बराबर तो भुजा बराबर, जब भुजा बराबर तो कोण बराबर। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि लंब और आधार बराबर हो जाएगा तो स्वाभाविक ही 45-45 हो जाएगा। अब समझ में आया? ये 45-45 कब होगा? कब होगा बताओ? जब दोनों भुजा बराबर हो, यानी लंब और आधार जब बराबर हो जाएगा हम बोल देंगे आराम से कि 45-45 होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। लिख लो ये। अब क्या करें बोलो, टाइम तो लगभग खत्म हो गया। आज के काम कहीं पे विराम देता हूं। आज तो खाली सिर्फ लेक्चर हुआ, ज्यादातर बेसिक बातें ही हुआ। कल त्रिकोणमिति कहानी को आराम से बढ़िया शुरू करते हैं। और कल मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति के बारे में बढ़िया से, ये क्या है, कैसे है, इसका परिचय दूंगा। ओके? आज मैं होमवर्क चेक कर लूं सबका। चलिए कॉपी निकाले सभी, मैं चेक कर लेता हूं।